हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक महत्वपूर्ण केस को, जो कि जजों के ट्रांसफ़र को लेकर है। केस है एसबी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो समझते हैं बिना देरी किए क्या है ये मामला। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला 3 न्यायाधीशों के मामले के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसे अब वर्ष 2015 से आमतौर पर 4 न्यायाधीशों का मामला कहा जाता है। इन मामलों ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम प्रणाली की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, इन मामलों के जरिए न्यायालय ने स्वतंत्र क्षेत्राधिकार के सिद्धांत पर जोर देते हुए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार एकमात्र प्राधिकरण है, जिसमें सरकार की किसी अन्य शाखा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। 1981 में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, जिसे अक्सर न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला कहा जाता है, कोलिजियम प्रणाली की नींव है। इसके बाद 1993 में एक दूसरे मामले ने पूरे देश में इस प्रणाली के कार्यान्वयन को मजबूत किया, और 1998 में एक तीसरे मामले ने प्रणाली के भीतर किसी भी मौजूदा खामियों को संबोधित कर स्पष्ट किया। 2015 में चौथे मामले में न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को समाप्त करके एक निर्णायक कदम उठाया, जिसने पहले सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों दोनों के लिए न्यायाधीशों के चयन में राष्ट्रपति की सहायता की थी। ठीक है। और देखिए, कानूनी पेशे में एक प्रमुख व्यक्ति एसपी गुप्ता 1951 से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक वकील के रूप में एक लंबा करियर रहा है। उन्होंने अपने प्रतिष्ठित कार्यालय यानी कार्यकाल टाइम पीरियड के दौरान 2 मौकों पर उत्तर प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता के रूप में भी काम किया। इस मामले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हमारे देश में कोलिजियम प्रणाली की स्थापना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब समझते हैं एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के संक्षिप्त जो फैक्ट थे उसके बारे में। वर्ष 1981 में विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न विधिवेताओं द्वारा उनकी रिट याचिकाएं दायर की गई। इन सभी याचिकाओं में एक बात समान थी कि 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति न करने तथा उनके बाद के स्थानांतरण से संबंधित सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी। यह कानूनी कहानी बॉम्बे हाईकोर्ट से प्रारंभिक याचिका दायर करने के साथ शुरू हुई, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में दूसरी याचिका दायर की गई। इन याचिकाओं में न केवल सरकार के आदेश का विरोध किया गया, बल्कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नियोजित प्रक्रिया के भयानक चिंताएं भी उठाई गई। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो मामला है, मुख्य मुद्दा सीमित अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, जिससे संविधान के आर्टिकल 224 में उल्लिखित प्रावधानों के साथ असंगत माना जाता है। याचिकाओं में इन अस्थायी न्यायिक पदों को स्थायी में बदलने की मांग की गई है, जिसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। आगे हम बात करते हैं, कई याचिकाओं में से एक एसपी गुप्ता द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील की भूमिका में थे। उनकी याचिका में विशेष रूप से न्यायमूर्ति मुरलीधर, न्यायमूर्ति एएन वर्मा और न्यायमूर्ति एनएन मित्तल की उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को संबोधित किया गया था। विधि एवं न्याय मंत्रालय के एक वकील ने इन याचिकाओं की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार के आदेश और अल्पकालिक न्यायिक नियुक्तियों से किसी भी पक्ष को कोई कानूनी नुकसान नहीं हुआ है। अब देखिए, मुद्दों को उठाया। कौन से मुद्दे उठाए? एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में मुख्य चिंता उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति न करने और अल्पकालिक स्थानांतरण के संबंध में केंद्र सरकार के आदेश की संवैधानिक वैधता के इर्द गिर्द घूमती रही। इसके अलावा मामले के कानून मंत्री, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच पत्राचार के खुलासे पर सवाल उठाया गया। याचिकाकर्ताओं की स्थिति लोकस स्टैंडी को भी चुनौती दी गई। एक समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया से संबंधित था। देखिए,
एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में पक्षों की दलीलें क्या थी, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क क्या थे। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाओं में केंद्र सरकार के आदेश के संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि इस आदेश ने न्यायाधीशों को उनके पेशेवर स्थायित्व को खतरे में डालने की धमकी के तहत अप्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए सहमति देने के लिए मजबूर किया। याचिकाकर्ताओं ने न्यायाधीशों की गैर नियुक्ति और अल्पकालिक स्थानांतरण से संबंधित संचार का खुलासा करने की मांग की। ठीक, फिर एसपी गुप्ता वर्सेस इंडिया के मामले एक और तर्क यह दिया गया कि राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 216 के तहत लंबित मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं। नतीजतन याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रपति के खिलाफ परमादेश रिट की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने दावा किया कि आर्टिकल 124 में उल्लिखित प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया गया था। अब जो प्रतिवादियों द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए वो थे, इस मामले में देखिए प्रतिवादियों ने आर्टिकल 74 सब क्लॉज 2 का हवाला देकर प्रकटीकरण के मुद्दे का विरोध किया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों से मांगी गई सलाह को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है 2023, 1872 की धारा 123 का हवाला दिया, जो अदालत में साक्ष्य के रूप में अप्रकाशित दस्तावेज में उपयोग पर रोक लगाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए दस्तावेजों के प्रकाशन के संबंध में प्रतिवादियों ने पंजाब राज्य वर्सेस सोडी सुखदेव सिंह 1961 के मामले में स्थापित मिसाल का हवाला दिया, जिसमें न्यायालय ने माना था कि राज्य मामलों से संबंधित दस्तावेज उनके प्रकाशन के संबंध में विभाग प्रमुख के विवेक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि बैठकों के दौरान मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत प्रकटीकरण से सुरक्षित है। फिर एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुनवाई के मुद्दे के बारे में प्रतिवादियों ने दावा किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर इन याचिकाओं पर आगे बढ़ना था तो अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त न्यायाधीशों को ऐसा करना चाहिए था। इस प्रकार उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय को इन याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार के आदेश के परिणाम स्वरूप कोई नुकसान या हानि नहीं हुई है। देखिए, अपवाद तब है जब सूचना राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित हो या उसके खुलासे से सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचे। देखिए, आर्टिकल 74 सब क्लॉज 2 के तहत प्रतिवादियों द्वारा ली गई सलाह के लाभ के बारे में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह पत्र व्यवहार अनुच्छेद में परिभाषित सलाह की श्रेणी में नहीं आता। भारत के मुख्य न्यायाधीश और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पत्र व्यवहार को सलाह के रूप में लेबल करना अनुच्छेद के तहत इससे संरक्षण प्रदान नहीं करता, विशेष रूप से यह देखते हुए कि इसमें उनकी राय शामिल थी जो आधिकारिक सलाह के बराबर नहीं थी। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में प्रतिवादियों ने के तीसरे दावे के संबंध में, जिसमें उन्होंने अप्रकाशित दस्तावेज को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत साक्ष्य के रूप में माने जाने से बचाने की मांग की थी। न्यायालय ने राज्य उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण 1975 के मामले में स्थापित मिसाल का हवाला दिया। इस मामले में जो न्यायालय ने अप्रकाशित दस्तावेजों को स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में मानने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि न्यायालय के पास सार्वजनिक हित पर प्रकटीकरण के संभावित प्रभाव को निर्धारित करने का अधिकार है। इस मामले में न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण के बारे में सरकार और संबंधित प्राधिकारियों यानी संबंधित अधिकारियों के बीच उचित परामर्श का अभाव था। इसके अलावा ये निर्णय प्रासंगिक आधारों पर आधारित नहीं थे। न्यायालय का उद्देश्य निष्पक्षता, न्याय और जनहित के बीच संतुलन बनाना है। इस संदर्भ में न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण को जनहित में माना गया और जिससे पत्राचार का खुलासा करना आवश्यक हो गया। 4 अन्य मामले, देखिए 2015 के बाद संदर्भित 4 न्यायाधीशों के मामले में 3 अन्य मामले भी शामिल हैं, जिनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया स्थापित करने और इस उद्देश्य के लिए एक कॉलेजियम की स्थापना करने में मदद मिली। ये है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 दूसरा न्यायाधीश मामला है और संदर्भ 1 1998 थर्ड जजेस केस, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। देखिए, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस का सारांश है उसको समझते हैं।
एसपी गुप्ता वर्सेस न्यूज़ इंडिया, जिसे न्यायाधीशों का स्थान का मामला 1981 के नाम से जाना जाता है, भारत में एक ऐतिहासिक कानूनी मामला था। मुख्य मुद्दा अतिरिक्त न्यायाधीश के कार्यकाल को न बढ़ाने और उनके हस्तांतरण के संबंध में केंद्र सरकार के आदेशों की वैधानिक वैधता के इर्द गिर्द घूमता था। 5:2 के अनुपात से बहुमत के फैसले ने इन कार्यों की वैधता को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति भगवती ने राष्ट्रपति को न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए एक कॉलेजियम की स्थापना की सिफारिश की, जबकि न्यायमूर्ति पाठक और तुलजापुकर ने ऐसे मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय पर जोर दिया। एसपी गुप्ता के मामले में न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि परामर्श का मतलब पूर्ण और प्रभावी विचार विमर्श है और सरकारी पत्राचार का खुलासा तब तक होना चाहिए जब तक कि यह सार्वजनिक हित को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे। इस मामले में न्यायिक नियुक्तियों, पारदर्शिता और जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही से संबंधित मुद्दों को संबोधित करके न्यायिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमने समझा इस वीडियो में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है।